तो चलिए सीधे आज के इस विश्लेषण में चलते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आर्थिक सुरक्षा के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल है, लेकिन फिर भी लोग इसके बारे में बात करने से बचते हैं। हम आज लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के हर उस पहलू को सरल तरीके से समझेंगे जो आगे चलकर किसी भी परिवार के फाइनेंशियल भविष्य को सुरक्षित रखने में एक रियल गेम चेंजर साबित हो सकता है। आज की इस चर्चा का एक क्लियर रोड मैप है। शुरुआत मौत को नकारने के माइंडसेट से होगी, फिर रिस्क शेयरिंग के मैकेनिक्स, टर्म लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस की कॉम्प्लेक्सिटीज, और आखिर में अपने आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने पर बात करेंगे। एकदम कॉम्प्रहेंसिव फ्रेमवर्क मिलने वाला है। पहला हिस्सा है द डिनायल ऑफ डेथ। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल बैरियर है जो इंसान को आने वाले कल की तैयारी करने से रोकता है। ओशो का एक बड़ा ही डीप कोट है। उन्होंने कहा था कि हम मौत को छुपाने की हर मुकम्मल कोशिश करते हैं और शायद इसी वजह से शमशान घाट हमेशा गांव के बाहर बनाए जाते हैं। यह फिलोसॉफिकल पॉइंट बिल्कुल साफ दिखाता है कि क्यों लोग इंश्योरेंस जैसे लॉजिकल आर्थिक टूल से इतना घबराते हैं। हम प्रैक्टिकली उस बारे में सोचना ही नहीं चाहते। कई बार लगता है कि पॉजिटिव सोचने से कुछ बुरा नहीं होगा, लेकिन रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स को देखने पर हकीकत अलग लगती है। चाहे वो साउथ कोरिया में जेजू एयर का प्लेन क्रैश हो जिसमें 179 लोगों ने जान गंवाई, या जयपुर अजमेर हाईवे के अचानक होने वाले हादसे। ट्रेजेडीज किसी को बताकर नहीं आती, ये बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होती हैं। जब अचानक किसी प्राइमरी अर्नर का निधन होता है तो फाइनेंशियल इंपैक्ट सच में डेवस्टेटिंग होता है। सोर्स मटेरियल में महेंद्र नाम के एक व्यक्ति का किस्सा है। उनके जाने के बाद क्या हुआ? बच्चों की पढ़ाई रुक गई, बेटी की आगे की एजुकेशन के सपने टूट गए और परिवार को अपने लाइफस्टाइल से भारी समझौता करना पड़ा। इमोशनल दुख तो अपनी जगह है, पर यह आर्थिक मजबूरी ये उम्र भर का बोझ बन जाती है। और ये आंकड़ा इस सिचुएशन की गंभीरता को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है। IRDAI की रिपोर्ट बताती है कि देश की 5% से भी कम आबादी के पास लाइफ इंश्योरेंस है। लेस देन 5%। ये लिटरली एक चौंका देने वाली रियलिटी है जो बताती है कि लोग इस रिस्क को लेकर कितने अनजान हैं। तो यहाँ एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है, इस अनप्रिडिक्टेबल आर्थिक तबाही से बचने का प्रूवन और ऐतिहासिक समाधान आखिर क्या है? इस इमोशनल प्रॉब्लम को किस लॉजिक और स्ट्रक्चर्ड तरीके से फेस किया जाए? जिस पर हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, द मैकेनिक्स ऑफ रिस्क शेयरिंग। इंश्योरेंस कोई आज के ज़माने का कॉर्पोरेट आविष्कार नहीं है, बल्कि सदियों से आजमाई जा रही एक टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजी है। रिस्क शेयरिंग का कॉन्सेप्ट सच में बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव है। इसे एक बड़े सेंट्रल पूल की तरह सोचिए, जहां बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा पैसा यानी प्रीमियम कंट्रीब्यूट करते हैं। अब अगर किसी एक के साथ कोई कैटास्ट्रफी हो जाए तो इस पूल से उसे मॉनेटरी रिलीफ मिल जाती है। छोटी सी रकम देकर बड़े नुकसान से बचने का ये बेस्ट तरीका है। और इसका इतिहास काफी हैरान करने वाला है। 1750 BC में बेबीलोन के मैरिटाइम मर्चेंट्स शिप्स डूबने का रिस्क कवर करते थे। 100 BC में रोमन सैनिकों के बरियल क्लब्स थे, और 1666 में ग्रेट फायर ऑफ लंदन के बाद फायर इंश्योरेंस की शुरुआत हुई। ये एसेंशियली इंसानियत के सबसे पुराने सर्वाइवल सिस्टम्स में से एक है। अब प्रैक्टिकल मुद्दे की बात, आखिर लाइफ इंश्योरेंस की कवरेज एक्चुअली किसे चाहिए? अगर किसी पर कोई आर्थिक रूप से निर्भर नहीं है, या फिर कोई ऐसा अरबपति है जिसके पास आने वाली पुश्तों का पैसा है, तो उन्हें इसकी जरूरत शायद ना हो। लेकिन बाकी सबके लिए, खासकर जो परिवार के प्राइमरी अर्नर्स हैं, उनके लिए ये एब्सोल्युटली क्रूशल है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, डिकोडिंग टर्म लाइफ इंश्योरेंस। बाजार में इतनी सारी पॉलिसीज हैं कि सही चुनाव करना सबसे अहम हो जाता है। यहां लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तरफ जीरो कॉस्ट या मनी बैक पॉलिसीज होती हैं जहां मैच्योरिटी पर प्रीमियम वापस मिलता है, पर ये हाईली एक्सपेंसिव होती हैं। और दूसरी तरफ है प्योर टर्म इंश्योरेंस। यहां सर्वाइवल पर भले ही कोई पैसा वापस नहीं मिलता, लेकिन ये प्रैक्टिकली सबसे सस्ता और सबसे इफेक्टिव विकल्प है। तो क्रूशल पॉइंट ये है कि टर्म इंश्योरेंस आखिर काम कैसे करता है। इसमें एक तय समय के लिए कवर लिया जाता है, जैसे 10 से 30 साल। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर इसे कम उम्र में लिया जाए तो प्रीमियम हमेशा के लिए लॉक हो जाता है। महंगाई चाहे कितनी भी बढ़े, प्रीमियम उतना ही रहता है। ये इन्फ्लेशन को मात देने का एक शानदार तरीका है। अब कवर का अमाउंट कितना होना चाहिए, इसे एक सिंपल रूल ऑफ थंब से समझते हैं। कवर कम से कम सालाना आमदनी का 10 गुना होना चाहिए। जैसे अगर आमदनी 1.5 मिलियन रुपए है तो कवर 15 मिलियन होना चाहिए।
लेकिन अगर बच्चों की पढ़ाई जैसे बड़े फ्यूचर गोल्स हैं तो ये कवर आमदनी का 20 गुना होना बेहतर माना जाता है। एक और बात, पॉलिसी लेते वक्त सबसे ज़रूरी मैट्रिक जो देखना चाहिए वो है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। ये IRDAI द्वारा पब्लिश होता है और क्लियरली बताता है कि कंपनी ने कितने % क्लेम्स सक्सेसफुली सेटल किए हैं। टॉप प्रोवाइडर्स का ये रेशियो 99% के आसपास होता है और वही भरोसा करने लायक होते हैं। पर यहां थोड़ा रुककर एक अलग स्थिति के बारे में सोचते हैं। अगर किसी हादसे में जान न जाए बल्कि सिर्फ इलाज में ही परिवार की पूरी लाइफ सेविंग्स खत्म हो जाए, तब क्या होगा? सिर्फ लाइफ कवर होने से ऐसे मेडिकल इमरजेंसीज में आर्थिक सुरक्षा नहीं मिलती। इसलिए अब हम आते हैं चौथे हिस्से पर, नेविगेटिंग हेल्थ इंश्योरेंस। मेडिकल कवरेज खुद में इतना कॉम्प्लेक्स है कि सिर्फ एम्प्लॉयर वाली पॉलिसी पर निर्भर रहना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। एक कॉम्प्रिहेंसिव चेकलिस्ट की शुरुआत इन फाइनेंशियल लिमिट्स और आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट से होती है। मैक्सिमम कवरेज लिमिट क्या है? अगर फंड्स खत्म हो जाएं तो क्या वो ऑटोमेटिकली रिस्टोर होते हैं? और सबसे बड़ा कैच, कहीं पॉलिसी में कोपेमेंट क्लॉज तो नहीं है जिसमें बिल का कुछ % पेशेंट को अपनी जेब से भरना पड़े? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये लॉजिस्टिकल क्राइटेरिया कैसे बिल्ड होते हैं। एक्सक्लूजन्स क्या हैं? नेटवर्क हॉस्पिटल्स और रूम रेंट पर कैप कितनी है? स्पेसिफिक ICU कवरेज और वेटिंग पीरियड जैसे डिटेल्स, यहाँ तक कि क्रिटिकल इलनेस राइडर्स और प्रिवेंटिव चेकअप्स की डिटेल, ये सब मिलकर ही डिसाइड करते हैं कि पॉलिसी असलियत में कितनी स्ट्रांग है। और अब हम आते हैं आखिरी हिस्से पर, सिक्योरिंग अ फाइनेंशियल फ्यूचर। इन सारी एजुकेटिव बातों को अब प्रैक्टिकली अप्लाई करने का वक्त आ गया है। किसी भी पॉलिसी होल्डर को सेटलमेंट स्मूथ रखने के लिए ये 3 क्रूशियल फाइनल स्टेप्स लेने ही चाहिए। पहला, अपनी मेडिकल हिस्ट्री और लाइफस्टाइल चॉइसेस पूरी ईमानदारी से डिस्क्लोज करें। एक छोटा सा झूठ क्लेम रिजेक्ट करवा सकता है। दूसरा, सारे इंश्योरेंस और मेडिकल डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सेफली ऑर्गेनाइज करें। और तीसरा, सबसे अहम, परिवार को इन पॉलिसीज और क्लेम प्रोसेस के बारे में जरूर सिखाएं ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें कोई भारी परेशानी ना उठानी पड़े। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को एक आखिरी विचार के साथ खत्म करते हैं। क्या परिवार सच में आर्थिक रूप से सुरक्षित हैं, या लोग सिर्फ इस किस्मत और उम्मीद के भरोसे बैठे हैं कि उनके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा? किसी बड़ी ट्रेजेडी के आने से पहले अपनी फाइनेंशियल रेडीनेस को एक्टिवली इवैल्यूएट करना ही एक बेहतर कल की नींव रखता है। इस पर जरूर सोचिएगा।